और सच के बीच लड़ाई लंबी होती है। पहले तो झूठ, ऐसा लगता है जैसे झूठ की विजय हो रही है, परंतु लंबे अरसे में ये देखा जाता है कि अंततः जीत सत्य की ही होती है। यह शब्द थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के, जो उन्होंने दोस्तोयेव्स्की की पुस्तक क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर अपने हाथ से लिखकर उस व्यक्ति को दिए थे जो उनके साथ एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का एक आदमी कैदी बनाकर रावलपिंडी जेल में रखा गया था। तो हम देखते हैं कि यह शब्द अक्षरशः बंगाल या बांग्लादेश के निर्माण, उसके युद्ध में अक्षरशः सत्य ही होकर निकले। राजनीतिक स्थिरता, नीति निरंतरता, पिछले 10 वर्षों से लगातार 7% की आर्थिक प्रगति दर, 1972 के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्र को अगले कुछ वर्षों में ही विश्व के शीर्षस्थ आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों में लाकर खड़ा करने वाली है। बंगाल के दोहन का इतिहास तो बहुत पुराना है। पहले उसको ब्रिटिश हुकूमत ने उसका दोहन किया और वहाँ की संपदा थी वह क्लाइव ने जहाज़ों में भर भर कर इंग्लैंड की ओर भेजी। लेकिन 1947 में जब देश स्वतंत्र हो गया तो यह सोचा गया कि अब कुछ सांस लेने का स्थान मिलेगा। लेकिन बंगाल का शोषण, खास तौर से पूर्वी बंगाल का शोषण तब भी समाप्त नहीं हुआ। 1947 अप्रैल की बात है, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब माउंटबेटन ने एक प्लान रखा था कि बंगाल और आसाम को हम पूरी तरह से स्वतंत्र रखें, वो न तो पाकिस्तान के साथ जाए और न हिंदुस्तान के साथ। लेकिन उस समय जो हिंदूवादी नेता थे, खास तौर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, बिनोय कुमार रॉय, इन लोगों ने इसका कस कर विरोध किया और कहा कि अगर बंगाल स्वतंत्र रहता है तो यहाँ के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं का शोषण किया जाएगा, इसलिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है और यह विभाजन रिलीजियस लाइंस पर ही किया जाएगा। खैर, पूरी तरह से वही हुआ जो हम लोगों को मालूम है कि रिलीजियस लाइंस के ऊपर बंगाल का विभाजन हो गया और जो पूर्वी बंगाल था वह पाकिस्तान के साथ रख दिया गया। तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा 3000 किलोमीटर दूर कराची, रावलपिंडी इत्यादि में था और उसकी 20% जमीन और लगभग 55% जनसंख्या ये पूर्व में थी, जो कि जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और शुरू से ही यही हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के पास सत्ता रही और उस सत्ता ने जितनी भी जो नीतियां थीं वह सब पश्चिम को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई और पूर्वी पाकिस्तान का शोषण प्रारंभ से ही होता गया। सबसे पहला शोषण जिसको बंधु ने उठाया वह था भाषाई शोषण। उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। बंगाली को ये लोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में मानना चाहते थे, लेकिन बंगाली को कहीं स्थान नहीं मिला, इसको केवल एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखा गया। तो भाषाई दंगे पूर्व में 1948 से 1952 के बीच में खूब हुए और उसके बाद भी पूरा का पूरा ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार पूर्वी पाकिस्तान को प्राप्त हो रहा था, इसके प्रति विद्रोह और विरोध लगातार होता गया। अब यही सब होते होते 1970 तक पाकिस्तान में आर्मी का ही शासन रहा और 70 में जब भारत में हम 5वें आम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान में पहला आम चुनाव घोषित हुआ। इस आम चुनाव के समय जनरल अयूब खान के जो सक्सेसर थे जनरल याहिया खान,
वह उस समय उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, तो वह पाकिस्तान जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों था, पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे। इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी पश्चिम में काफ़ी जनमानस के बीच में और प्रबुद्ध जनों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। इसलिए याहिया खान को यही अनुमान था कि पीपीपी विजयी होगी और भुट्टो प्रधानमंत्री बनेंगे। और भुट्टो के साथ उनका यह समझौता था कि जब भुट्टो को प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का पद जिया को दे दिया जाएगा। लेकिन उनकी सभी आकलन जितने थे वो सब पूरी तरह से धराशायी हो गए जब चुनावी नतीजे निकले। उन नतीजों में ये हुआ कि पश्चिमी क्षेत्र में 144 सीटों में से पीपीपी ने 88 सीटों पर विजय हासिल की और इनको पूर्ण बहुमत मात्र पश्चिम में मिला। और पूर्वी क्षेत्र में 169 सीट्स थीं सेंट्रल असेंबली की। उन 169 में से 167 सीट्स से शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को प्राप्त हुई। तो इस तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी हम देख लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आवामी लीग को बहुमत पीपीपी से कहीं अधिक मिला था। स्टेट असेंबली में भी 310 सीटों में से 298 सीटें आवामी लीग ने जीत ली। जब चुनाव के नतीजे निकले तो वो बिल्कुल अप्रत्याशित थे। मुजीबुर रहमान खुद नहीं यह सोच रहे थे कि उनको इतना भारी बहुमत मिलेगा। और जिया और भुट्टो के लिए तो यह बिल्कुल एक तरह का एक बॉम्बशेल था। तो दिसंबर में चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हुए। उसके बाद जनवरी में भुट्टो भी गए, उन्होंने मुजीब से बात की, और जिया भी गए, उन्होंने मुजीब से बात की कि भाई किस तरह की व्यवस्था हम लोग लाएं। लेकिन मुजीब अड़े हुए थे कि मात्र डिफेंस को छोड़कर डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस ये तो सेंटर रखेगा, उसके सिवा जितनी व्यवस्था है ये वह पूरी तरह से फेडरल या संघीय होगी और अन्य सभी मसले सीधे पूर्व पाकिस्तान अपने ही बूते पे अपने पास रखेगा। यहाँ तक कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड और टका को अपनी करेंसी के रूप में मानने के ऊपर भी वो इंसिस्ट कर रहे थे। यह व्यवस्था किसी भी तरह से याहिया खान को और साथ साथ भुट्टो को सूट नहीं करती थी। तो याहिया खान ने यह कह दिया कि ठीक है, हम जनरल असेंबली बुलाते ही नहीं। और जनरल असेंबली उन्होंने कहा रहने दो, जैसे मिलिट्री शासन चल रहा है, मैं प्रेसिडेंट हूं, उसी तरह से चलता रहेगा। तो इसके विरोध में 7 मार्च 1971 को बहुत बड़ी एक जनसभा संबोधित की मुजीब ने, और उसी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से स्ट्राइक के ऊपर चला जाएगा। और वहां पर सारी गतिविधियां बंद हो गई, यहां तक कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एयरलाइंस ये तक पूरी तरह से रुक गए। सारे सरकारी कार्यालय बंद हो गए, सब दफ्तर बंद हो गए। पश्चिमी पाकिस्तान के पास सेना थी, वो अपनी सेना भेज के उन्होंने पूरी तरह से आतंक का एक वातावरण पूर्व में फैला दिया। और सबसे ज्यादा ये जो आवाजें आ रही थीं ये प्रबुद्ध वर्ग की ओर से आ रही थीं। अतः चिटगांव विश्वविद्यालय जो कि इसका केंद्र बन गया था, वहां पर 25 मार्च के दिन पूरी एक पाकिस्तानी टैंकों की परेड निकाली गई कि इससे किसी तरह से छात्र भयभीत हो जाएं और वापस अपने अपने घरों को चले जाएं और इस स्ट्राइक को वो किसी भी तरह से तोड़ दें। लेकिन परेड निकालने से भी जब अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो विद्रोह उसी तरह से और ज़्यादा पनपता है। तो परेड निकालने के बाद ही रात में
अर्धरात्रि के समय ही मुजीबुर रहमान ने ढाका को कैपिटल के रूप में और स्वतंत्र बांग्लादेश की उद्घोषणा कर दी। लेकिन उसके कुछ ही क्षणों बाद पाकिस्तानी आर्मी ने आकर मुजीब को कैद कर लिया और उनको अज्ञात ठिकाने पर पाकिस्तान भेज दिया गया। उनको पहले रावलपिंडी जेल में रखा गया और उसके बाद उनको दूसरे जेल में भेज दिया गया। लेकिन मुजीब के अरेस्ट होने के बाद भी वहाँ किसी तरह से विद्रोह रुका नहीं और 26 मार्च के दिन वहाँ की सेना जो थी, जिसमें पूर्व पाकिस्तान के कई सिपाही थे, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया और एक मेजर ने जाकर चिटगांव रेडियो स्टेशन से ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो चुका है। इसीलिए 26 मार्च का दिन ही बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में 3 तारीखों की असली महत्व है। एक है 21 फरवरी, जब वो लोग अपना लैंग्वेज दिवस या भाषा दिवस मनाते हैं, जिसमें उन्होंने बंगाली को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। उसके बाद 26 जो मार्च है, इसको वे अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 तरह की सॉवरेनिटीज होती हैं, एक डी ज्यूरो या न्यायिक स्वतंत्रता और दूसरी होती है डी फैक्टो या वास्तविक स्वतंत्रता। तो इन्हें न्यायिक स्वतंत्रता, डी ज्यूरे सॉवरेनिटी, इन्होंने अपने को सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था 26 मार्च को, तो ये उस दिन मनाते हैं। लेकिन डी फैक्टो कि पाकिस्तान की सेना का अपने ऊपर से प्रभुत्व समाप्त कर दें, यह उनको 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त हुआ। इसलिए 16 दिसंबर भी उनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, जब ये डिफैक्टो रूप से स्वतंत्र हुए। तो यह सब प्रक्रिया चल ही रही थी। अब चलिए हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में भारत के साथ क्या हुआ, उसका क्या योगदान रहा या उसका क्या रोल रहा। जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तानी सेना खुलेआम लूटपाट कर रही थी, बाजारों में आग लगाई जा रही थी, झोपड़ियों में आग लगाई जा रही थी, कार्यालय को तोड़ा जा रहा था और सभी विदेशी पत्रकारों को वहां से हटा दिया गया बंगाल से। उस समय तक तो हमें बांग्लादेश ही कहना चाहिए। सब विदेशी पत्रकार वहां से भगा दिए गए। तो एक जर्मन पत्रकार ने लिखा कि वहां पूरी तरह से जो है एक जंगल राज्य और जेनोसाइड शुरू हो गई है और इसको विश्व को इसमें जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। अब इतना ज़्यादा आतंक का वातावरण था कि लोग वहाँ से पलायन करने लगे और 1 माह के भीतर, मतलब 25 मार्च से 25 अप्रैल के अंदर 50 लाख शरणार्थी मेघालय, असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश कर गई। जब भारत के अंदर 1 माह में 50 लाख शरणार्थी प्रवेश किए और दूसरे सब्सिक्वेंट माह होते होते के अंत होते होते ये इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। तो यहाँ पर सारे मुख्यमंत्रियों ने शोर मचाना शुरू किया कि भाई इतनी भारी संख्या में शरणार्थियों को के लिए भोजन की व्यवस्था करनी, कपड़ों की व्यवस्था करनी, दवाइयों की व्यवस्था करनी हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए कुछ करिए। तो 26 अप्रैल के दिन श्रीमती गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जो सेना के प्रमुख थे, थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ, उनको भी बुलाया गया और श्रीमती गांधी ने मानेकशॉ से यही कहा कि देखिए यहाँ मेरे सब मुख्यमंत्री बैठे हैं, मेरे सब कैबिनेट कोलीग्स बैठे हैं और हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो हमें अब सेना की सहायता चाहिए। तो
मानेकशॉ ने यही कहा कि सेना की सहायता का अर्थ है कि हमें खुलेआम पाकिस्तान से वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन अभी हिंदुस्तान इस स्थिति में नहीं है कि हम वॉर डिक्लेयर करें, और अगर हमने इस समय युद्ध किया और हम युद्ध के क्षेत्र में उतरे तो निश्चित ही हमारी हार होगी। और उन्होंने श्रीमती गांधी को बताया कि देखिए 3 कारण हैं। एक कारण है कि अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान की सहायता को उतर आएंगे। दूसरा है कि डिप्लोमेटिकली पूरे विश्व में हमारी छवि खराब होगी कि हमने एग्रेशन किया। और तीसरा सबसे मुख्य कारण है कि थोड़े ही दिन में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है और बरसात में बंगाल की नदियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अगर आज़ाद हिंद फौज को लौटना पड़ा था इस क्षेत्र से तो वो केवल इसी कारण कि वहाँ की वर्षा प्रारंभ हो गई थी, मलेरिया बुरी तरह से फैल गया था और नदियाँ इतनी बढ़ चुकी थीं कि उसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और चौथी प्रमुख बात है कि अभी पाकिस्तान के पास तो अमेरिकी हथियार लेटेस्ट हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान की सेना के पास वो सभी हथियार नहीं हैं। तो श्रीमती गांधी ने उनके जो टिप्पणी थी उसको बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया और कहा कि ठीक है, आप तैयारी कीजिए, आपको तैयारी के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वह दी जाएगी। और मानेकशॉ चले गए वो सेना को तैयार करने के लिए और उन्होंने फिर जितने हथियार और जो चीज़ें मांगी वह सब उनको उपलब्ध कराई गई। और दूसरी ओर श्रीमती गांधी ने जो डिप्लोमेसी की जितनी टेक्निक्स होती हैं, साम दाम दंड भेद, उन सभी का भरपूर प्रयोग करना शुरू करा। सबसे पहला तो यह प्रयोग उन्होंने किया कि जो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी थी, जो कि बांग्लादेश के जो सेना के लोग थे, उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट फोर्स, रिबेल फोर्स बना ली थी। मुक्ति वाहिनी के लोगों को खुलेआम हिंदुस्तान में प्रशिक्षण दिया जाने लगा और हिंदुस्तानी सेना के भी कई लोग मुक्ति वाहिनी के सैनिकों के रूप में बंगाल के अंदर प्रवेश करने लगे। तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो उनको रास्ता बताते थे और बंगाल के अंदर या पूर्व पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने गतिविधियां, घुसपैठ और गतिविधियां प्रारंभ कर दी। दूसरा उन्होंने ये शुरू किया कि रेफ्यूजीज को खुले हाथ से अपने यहाँ रिसीव किया और रेफ्यूजी कैंप्स चारों तरफ लगा दिए गए और उनको अच्छे से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाने लगी। तीसरी चीज़, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल प्रारंभ किया। सबसे पहले वह अमेरिका गई। अमेरिका में उस समय रिचर्ड निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे और हेनरी किसिंजर उनके सलाहकार थे। तो निक्सन और किसिंजर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई इस आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से जेनोसाइड हो रही है। इस पर किसिंजर का रिप्लाई था कि ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हम क्यों हस्तक्षेप करें। तो श्रीमती गांधी ने खुलेआम अमेरिकी जनता से ये कहना शुरू कर दिया, सारे प्रेस रिपोर्टर्स से उन्होंने खुलेआम ये ऐलान किया कि जब जर्मनी में हिटलर अन्याय कर रहा था और जेनोसाइड कर रहा था तब तो अमेरिकन इंटरवेंशन सही था, लेकिन आज जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब निक्सन और किसिंजर ये कह रहे हैं कि यह आंतरिक मामला है। तो इस तरह से मिसेस गांधी उनके देशवासियों के बीच में उनकी छवि बिगाड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहीं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी यह मसला उठाया और पूरी दुनिया के अलग अलग कई राष्ट्रों में भ्रमण किया। लेकिन फिर 9 अगस्त को उन्होंने आकर सोवियत रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसमें डिफेंस डील की ट्रीटी थी कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे को सुरक्षा के समय उनके साथ खड़े होंगे। तो यह संधि साइन करने के बाद मिसेस गांधी वापस हिंदुस्तान के अंदर आईं और प्रतीक्षा करने लगीं। यहाँ
मुक्तिवाहिनी के प्रयासों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए पाकिस्तानी सैनिक कि नवंबर के अंदर इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और याहिया खान ने किसिंजर से और निक्सन से कहा कि भाई हमें समुद्री मार्ग से सहायता की आवश्यकता है। तो निक्सन ने उनको यही कह दिया कि ठीक है, हमारी 7th फ्लीट वहाँ जो इंडियन ओशन के अंदर है उसको आप जब कहिए हम भेज देंगे। और इन्होंने मार्च से ही नवंबर के अंत से ही भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ शुरू कर दी। तो अमेरिकन जो 7th फ्लीट थी वह हिंद महासागर से बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बे ऑफ बंगाल का रास्ता पकड़ा तो श्रीमती गांधी ने तुरंत सोवियत रशिया से कह दिया कि देखिए, हम और आप संधि के तहत एक दूसरे की सुरक्षा देखेंगे। तो अमेरिकन 7th फ्लीट के पीछे पीछे सोवियत फ्लीट्स भी वहां अंदर घुसने लगी। परेशान होकर 3 दिसंबर को जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी, नेवी तो इधर से हो रही थी, 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट शुरू किए। और जो हमारे एयर बेसेस थे, श्रीनगर, पंजाब के अंदर कई एयर बेसेस और आगरा एयर बेस के ऊपर इन्होंने बम्बार्डिंग की। जब इन्होंने बमबारी की उस समय श्रीमती गांधी एक पब्लिक रैली एड्रेस कर रही थी कलकत्ता में। इनको जैसे ही सूचना मिली, ये उस रैली के बाद तुरंत गई मैप रूम में और नक्शे से इन्होंने सभी जानकारी ली। और उस जानकारी लेने के बाद रात के 11 बजे ये जानकारी ली थी। रात के 12 बजे 3 दिसंबर को उन्होंने नेशन को एड्रेस किया कि इस तरह से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बमबारी कर दी है, अतः अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो 4 दिसंबर को जो इनका युद्ध था वो प्रारंभ हो गया, जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया जाता है। इस के साथ ही साथ 4 दिसंबर को ही उन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी और बाकी लोगों से भी आग्रह करा, बाकी राष्ट्रों से भी, कि इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए। अब जब एक बार स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई तो बांग्लादेश के अंदर घुसना अब किसी तरह का एग्रेशन नहीं था, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट पे वहां अपनी फौजें भेजना था। तो हिंदुस्तानी फौजें 4 दिसंबर को बांग्लादेश की ओर कूच कर गईं। तब तक बरसात समाप्त हो गई थी और फौज को जिन हथियारों की आवश्यकता थी वह सब उनको प्राप्त हो चुके थे। तो जब अंदर लड़ाई शुरू हुई, उधर अमेरिकन फ्लीट तो के पीछे पीछे तो रशियन फ्लीट आ रही थी और रशिया के इंटरवेंशन के कारण चीन भी उस समय चुप रहा। अमेरिका जब तक तैयारी कर ही रहा था कि वो बे ऑफ बंगाल में पहुंचे, बंगाल की खाड़ी में, और वहां से इनको कुछ सहायता दें, तब तक पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था और वह इतने हताश हो गए थे कि वहाँ जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल नियाजी, वो 13 दिन के युद्ध में ही पूरी तरह से अपने आप को परास्त समझने लगे और 14 दिसंबर से उन्होंने बार बार मैसेज भेजने शुरू किए कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, क्योंकि हमारी सेनाएं ढाका तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फाइनली मानेकशॉ ने कहा कि नहीं भाई, सीज फायर नहीं होगा। सीज फायर अर्थात युद्ध विराम, यह युद्ध विराम नहीं होगा। हम केवल एक शर्त पर युद्ध समाप्त करेंगे, जब आप लोग पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। तो 16 दिसंबर शाम 4:30 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 सोल्जर्स के साथ आत्मसमर्पण के कागजों पे, दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए
और उस हस्ताक्षर को लेने के लिए हमारी तरफ से GFR जैकब भी पहुंच गए थे, लेकिन उस समय हमारे जो इंचार्ज थे जनरल अरोरा, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रति हस्ताक्षर किए और 16 दिसंबर को करीब 6 बजते जनरल मानिक शॉ ने श्रीमती गांधी से फ़ोन पर बात की और उनको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अपने सैनिकों के साथ। श्रीमती गांधी ने 6 बजे ही पार्लियामेंट हाउस में आई और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में यह सूचना दी कि अब बांग्लादेश पूरी तरह से डिफैक्टो आज़ाद हो गया है और वहाँ की सेनाओं ने पूरी आत्मसमर्पण कर दिया है। पाकिस्तान रेडियो उसके बाद भी यह मानने को तैयार नहीं था कि किसी भी तरह का युद्ध विराम या सरेंडर हुआ है। याहिया खान बार बार यही संदेश दे रहे थे कि अगर एक जगह हम हारे हैं इसका यह मतलब नहीं कि हम युद्ध हार गए हैं, हमारा युद्ध अभी जारी है और हम अवश्य विजयी होंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले सूचना ईस्ट में पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर की ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्राप्त हुई और तब पाकिस्तानियों की समझ में आया कि यह क्या हो गया है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इस समय तक जो हमारे बंगबंधु जिनको हम कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, वह पाकिस्तान की जेल के अंदर थे। तो 25 दिसंबर के दिन उनको जेल से मियांवाली जेल से, रावलपिंडी जेल से वो मियांवाली जेल में भेज दिए गए थे। मियांवाली जेल से निकालकर उनको एक गेस्ट हाउस में रावलपिंडी में लाया गया जहां भुट्टो उनसे मिलने गए और भुट्टो ने जो पहले मुजीब ने जो शर्तें रखी थी कि केवल डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो सेंट्रल रखे जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, तो उसी शर्त के ऊपर समझौता करने को भुट्टो ने उनसे आग्रह किया। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि भाई देखिए, आप यहाँ मुझसे आग्रह कर रहे हैं, मैं तो इतने दिन से आपकी जेल के अंदर था, मैं अपने आवाम से पूरी तरह से कटा हुआ हूँ, तो मैं इस पर कोई भी उत्तर आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपनी आवाम से इस विषय में बात कर लूं। फिर भुट्टो ने कहा कि ठीक है, शाह ऑफ ईरान कल आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो मुजीब समझ गए कि शाह ऑफ ईरान यदि आए तो वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज ही वापस जाना है। तो 25 दिसंबर की रात को ही फिर प्लेन जो था वो उनको रावलपिंडी से लेके सीधे लंदन गया, क्योंकि लंदन में पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल चेकअप होना था। तो लंदन में 2 दिन वो रुके अपने मेडिकल चेकअप के लिए और उसके बाद वो वापस ढाका के लिए रवाना हो गए। बीच में वो दिल्ली में रुके और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, वो लोग भी साथ थे और उन लोगों ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उनको पब्लिक मीटिंग उन्होंने अटेंड करनी शुरू की। तो शुरू में उन्होंने इंग्लिश में बोलने का प्रयत्न किया, क्यों, जिसको कि सभी लोग समझ सकें, लेकिन श्रीमती गांधी ने खुद उनको टोका कि भाई आप तो बंगबंधु हैं, आप बांग्ला में ही भीड़ को संबोधित कीजिए। तो उन्होंने बांग्ला में ही भीड़ को संबोधित किया और उसके बाद यहाँ से पूरी तरह से उनको वही दर्जा दिया गया जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिया जाता है और यहाँ से उनको बाइज्जत ढाका के लिए रवाना कर दिया गया। उनके ऊपर किसी प्रकार का ये प्रेशर नहीं रखा गया कि भाई हम भारतीयों ने क्योंकि आपको स्वतंत्र कराया है इसलिए हमारे साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो बंगबंधु वापस अपने ढाका चले गए और ये हमारे इतिहास में यह बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सहायता करता है
और फिर वहां से बिना कुछ लिए हुए खाली हाथ वापस आ जाता है, तो यह दोस्ती की इतनी अच्छी मिसाल श्रीमती गांधी ने कायम की कि जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे अटल बिहारी वाजपेयी, वह तक उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। और जो हमारे सरसंघ संचालक थे गोलवालकर साहब, उन्होंने एक पत्र लिखा श्रीमती गांधी को और उसमें यही लिखा कि भाई आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है वो अद्वितीय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत सदैव प्रगति करेगा। और इतना अच्छा उदाहरण आपने इतिहास में पेश किया है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।